पिताजी को पालन की पोषण के लिए मैंने देखा संघर्ष करते हुए, तो मन में बनाया था कोई ऐसा काम करूं अपने डॉक्टर्स के लिए, अब उनके एजुकेशन के लिए कार्य किए। इस स्टेट के अंदर बेस्ट प्रेसिडेंट ब्रांच का मुझे अवार्ड बचे रहे और साथ साथ डॉक्टर्स अपनी जीवन की रक्षा भी कैसे करें। योगी आदित्यनाथ जी को पता लगा कि मैं इस प्रेसिडेंट हूं, तो उन्होंने मेरे से जूम पर कांटेक्ट किया। शॉर्टेज हो गई थी, बहुत हाहाकार मच गया था। अगर सुपर स्पेशलिटी की जरूरत नहीं है तो आपको अननेसेसरी पैसा ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा कि फैमिली फिजिशियन क्वालिफाइड, आजकल हमारे हिंदुस्तान के अंदर अनक्वालिफाइड भी जगह जगह हैं। हमने नागरिकों को कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। लीवर को अपने सही कैसे रखें, तो है गट हेल्थ, लोग इसे बहुत सर्च करते हैं। इसमें जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। औरतों को सर आदमियों के मुकाबले कम बीमारियां होती हैं। हमें अपने सीक्रेट सोर्सेस से पता चला है कि आप क्या कहते हैं सर उसे, ट्रांसप्लांट, उसमें पैसे का लेन देन ना हो या डरा धमका करके उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराएं। ये मेरा अंतिम सवाल है और पर्सनल सवाल है मेरा। लेक्चरशिप का भी ऑफर था, मगर उन्होंने हाउस वाइफ ही बनना पसंद करा। वेलकम बैक टू माय चैनल हिडन जेम्स बाय एनबी, पावर्ड बाय संजीव कुमार। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो संघर्षों में तपकर फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। हमारी फर्स्ट डॉक्टर गेस्ट जो कि आईएमए के प्रेसिडेंट रही हैं कई साल, ऐतिहासिक मंदिर ओगरनाथ कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 में योगी आदित्यनाथ जी की कोविड कमेटी के मेंबर रहे हैं, जिन्होंने धार्मिक क्षेत्रों में और सामाजिक क्षेत्रों में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। 40 वर्षों से भी अधिक प्रैक्टिस करते हुए समय हो गया है। आइए सीधा लेके चलते हैं आपको हमारी फर्स्ट डॉक्टर गेस्ट के पास, डॉक्टर महेश कुमार बंसल जी के पास। सर नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपने मेरे को समय दिया आज। सर आप हमें बताना चाहेंगे आपका सफर कैसे शुरू हुआ? मैं एक बहुत साधारण परिवार में जन्मा, जिसके अंदर मेरी बड़ी बहनें थी और एक छोटा भाई था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो परिवार के अंदर 5 बहनों के साथ पिताजी को पालन की पोषण के लिए मैंने देखा संघर्ष करते हुए, तो मन में बनाया था कोई ऐसा काम करूं जो मेरे पिताजी को उनको सहयोग कर सकूं। तो मन में यही आया कि डॉक्टर बन के ही, और दूसरा परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी मैं कुछ ऐसे कार्य करूं जो मेरे पिताजी को अच्छा लगे। जब पिताजी को ये पता लगा कि मेरा बेटा डॉक्टर की सोच रहा है, तो उन्होंने मुझे अपनी सहमति दे दी और मैं उस यात्रा में आगे बढ़ा। और मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन थी बहुत साधारण थी, क्योंकि साधारण परिवार का था। एसडी बॉयज इंटर कॉलेज जो सदर का है, उसमें मेरी प्राइमरी क्लासेस चली। हाई स्कूल तक मेरा एजुकेशन वहीं रही और हाई स्कूल में मैंने स्कूल को टॉप किया। उसके बाद बायोलॉजी वहाँ पर नहीं थी उस समय, तो मैंने, क्योंकि मैं टॉपर था, तो जीआईसी उस समय बहुत हायर लेवल पे था, तो वो सब फर्स्ट डिवीजन में को लेते थे, तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। तो मेरी इंटर जो एजुकेशन थी वो जीआईसी से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो आपका बेगमपुर रोड पर है, वहाँ से इंटर मेरा चला। तो इंटर के अंदर भी मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए, तब मैंने सीपीएमटी का दिया। इसके बाद पिताजी की तबीयत खराब हुई, तो उस साल मुझे ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि पिताजी, मेरा सबसे बड़ा ये था कि पिताजी की सेवा करूं। तो उस साल मैं एग्जाम नहीं दे पाया, उनकी तबीयत निरंतर खराब होती चली गई। इसके बाद मैंने बीएससी मेरठ कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मन में तो था ही कि मुझे डॉक्टर बनना है। वहाँ बीएससी के साथ साथ मैंने अपना सीपीएमटी की तैयारी भी की। वक्त की बात है, मेरे पिताजी बहुत बीमार हुए। मेरे सीपीएमटी के एग्जाम 13 जुलाई को था एग्जाम, और 5 जुलाई को मेरे फादर की डेथ हो गई। इस बीच में मैं ये सोच करके कि मेरे पिताजी का जो सपना था उसे पूर्ण करना है,
मैंने अपनी एजुकेशन एग्ज़ाम देने का इरादा पक्का रखा, जबकि उस समय परिवार के अंदर मेरी 2 बहनें अनमैरिड थी, एक भाई एजुकेशन हाई स्कूल इंटर कर रहा था। मगर मैंने अपना हिम्मत नहीं, क्योंकि पिताजी का मेरा सपना पूरा करना था, तो घर पर भी बहुत परिस्थितियां ऐसी थी कि पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मैंने मेरठ कॉलेज की जो लाइब्रेरी थी, सुबह चला जाता था और लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। लाइब्रेरी 6 बजे बंद हो जाती थी, तो रात को 11 बजे तक ऑडिटोरियम में एक लाइट जलती थी। उस लाइट में हमारे 4-5 जो स्टूडेंट थे उनका एक ग्रुप बन गया था, तो वो स्ट्रीट लाइट में मेरठ कॉलेज की जो ऑडिटोरियम की लाइट थी उसमें हम स्टडी करते थे और आ जाते थे हम लोग पढ़ करके, ताकि घर पर कोई ना हो। ये मेरी माता जी का बिल्कुल सहयोग था कि भाई आप अपना जैसे भी हुआ पढ़ो। तो उसके बाद मैंने CPMT का एग्ज़ाम दिया। CPMT के अंदर पूरे यूपी के अंदर मेरी थर्ड रैंक आई, और क्योंकि थर्ड रैंक का एडमिशन तो पूरे यूपी के अंदर कहीं भी हो सकता था। उस समय KGMC टॉप था कि भाई जो भी टॉपर होते थे वो KGMC अडॉप्ट करते थे। मगर मैं अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ रहना चाहता था ताकि परिवार का भी कार्य कर सकूं। तो मैंने मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया। इसी बीच में मैंने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन के लिए जो बच्चे थे उन ट्यूशन को पढ़ाता था। और बहन की शादी उसी साल 77 मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने अपनी बहन, बड़ी बहन थी मेरी, उसकी शादी कर दी। वो FCI के अंदर फूड कंट्रोल मैनेजर थे, साकेत में रहते थे। मैं अपनी पढ़ाई करता रहा, साथ साथ अपने परिवार को भी देखता रहा। दूसरी, क्योंकि मेरा टारगेट था मेरे पिताजी के जो भी अधूरे काम थे उसे पूरा करना, तो मैंने अपनी ये सोचा पढ़ाई से पहले मुझे अपनी दूसरी बहन की भी शादी करनी है। तो मैंने दूसरी बहन की अगले साल दूसरी बहन की भी शादी कर दी। उसकी बम्बई शादी हुई, वो भी खुश है। मेरा मेडिकल जो पढ़ाई थी वो साथ साथ चलती रही। इसके साथ साथ मैं अपने परिवार को भी देखता रहा। ये एक अच्छा था कि जब मैं इंटर्नशिप मेरी हुई, मुझे स्टेपिंग 400 रुपये मिलते थे। तो उसी बीच मेरे भाई का सिलेक्शन SBTI कानपुर में हुआ। वहाँ उसको मदर बोली कैसे होगा, मैंने कहा सब हो जाएगा। तो 250 रुपये उसके हर महीने जाते थे हॉस्टल के। तो अपने स्टेपन में सबसे पहले उसको देखता था। तो वो भी आज SBTI का टॉप मोस्ट ऑयल में एक्सपर्ट है। वो आजकल हल्द्वानी में है, उसकी अपनी लैब है। तो इस तरीके से मेरा डॉक्टरी का प्रोफेशन परिवार के साथ साथ ऐसे चला। बहुत अच्छा सर, अब आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी 84 में मैरिज हुई, मेरी ससुराल सहारनपुर में है। मेरी वाइफ B.Ed M.Ed है, एजुकेटेड है, बहुत समझदार है। मेरी वैवाहिक जीवन बहुत आनंद में, क्योंकि जो मेरी वाइफ है बहुत ही समझदार है, एजुकेटेड है। हमारे एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्री बड़ी थी, बेटा छोटा था। सर, अब ज्यादातर लोग मेडिकल की पढ़ाई के लिए अपने देश को छोड़कर बाहर जाना प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों? मेडिकल प्रोफेशन के लिए इंडिया में कोई भी कमी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट्स के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जैसे एम्स में हमारी सीटें हैं बच्चों के लिए, MBBS के लिए। हमारे हर स्टेट के अंदर मेडिकल कॉलेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके अंदर बहुत कम फीस है, वो महंगी नहीं है। तो इसलिए हमारे जो भी बच्चे हैं लर्निड, मेरिटोरियस, जो मन में ठान लेते हैं, तो उनके एजुकेशन के लिए कोई मुश्किल नहीं है, फाइनेंशियल कोई मुश्किल नहीं है, और बहुत अच्छी एजुकेशन हमारी इंडिया के अंदर है। मगर मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग फाइनेंशियली घबराते हैं, मगर आप अगर मेरिटोरियस हैं, आप मेहनत करते हैं, तो गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उसे उस फीस को ना दें। जब मैं था, पढ़ाई करी थी 77 में मैंने, उस समय 250 रुपये ट्यूशन फी थी। तो 250 रुपये पूरे साल में,
तो पूरे साल के अंदर 250 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, और जो अब भी है, तो कोई ज्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, तो सब लोग एजुकेशन जो मन ठान तो कर सकते हैं। जी सर। सर, आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, सर हमें कुछ बताएंगे उसके बारे में? में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो हमारे डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, वो पूरे जितने भी एसोसिएशन है उसमें बहुत बड़ी एसोसिएशन है, जो कि अपने डॉक्टर्स के लिए एजुकेशन के हिसाब से हर महीने अपडेट कराती है। उसके साथ उन डॉक्टर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सॉल्व करती है। मैं 1999 में 1999 में मैं IMA मेरठ ब्रांच का सेक्रेटरी रहा। तो डॉक्टर्स के एजुकेशन अपडेट करने के लिए हमने बहुत अच्छे सेमिनार्स किए, और जब उन डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनके साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उस समय मैंने सेक्रेटरीशिप रहते हुए कार्य किया, जिसके लिए मुझे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड मिला, जो कि कलकत्ते में मिला था मुझे। इसके बाद मैं 2010 में IMA मेरठ ब्रांच का प्रेसिडेंट रहा। उसके लिए भी मैंने अपने मेरठ ब्रांच के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए, अब उनके एजुकेशन के लिए कार्य किए। इस कार्य के लिए भी मुझे पूरे स्टेट के अंदर बेस्ट प्रेसिडेंट ब्रांच का मुझे अवार्ड मिला। इसके बाद 2021 में मैं पूरे उत्तर प्रदेश का IMA का प्रेसिडेंट रहा। चांस की बात है, उससे पहले कोविड आ चुका था, तो उस समय हमारे लिए एक चैलेंज था, डॉक्टर्स सोसाइटी के अंदर किस तरह से अपनी सेवाएं दें, ताकि हमारी सोसाइटी के जो इंसान हैं, जो व्यक्ति हैं, वो बचे रहें, और साथ साथ डॉक्टर्स अपनी जीवन की रक्षा भी कैसे करें। तो ये भार जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पता लगा कि मैं इस प्रेसिडेंट हूं, तो उन्होंने मेरे से जूम पर कांटेक्ट किया। तो उस समय जो भी प्रॉब्लम्स थी पूरे स्टेट के अंदर, उसमें जूम पर मेरे से मीटिंग की। उस समय चांस की बात है कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गई थी, बहुत हाहाकार मच गया था, ऑक्सीजन की वजह से डेथें हो रही थी। लोगों ने उस समय, एक वजह होती है कि हर आदमी अपनी सेफ्टी के लिए रखता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कहा कि इसके लिए कैसे मैनेज हो। तो तब मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये जो है ना गवर्नमेंट लेवल पर सप्लाई होनी चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो उनके थ्रू नहीं, जो एक्चुअल में मेडिकल कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जरूरत है। तो उस समय हमारे कमिश्नर सुरेंद्र सिंह जी थे, तो क्या तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि ये ऑक्सीजन सप्लाई आपके थ्रू पूरे आपके एरिया में और आपके जो यूपी के और भी हैं तो आपके थ्रू होगी। तो उससे 10-15 दिन के अंदर ही ऑक्सीजन की समस्या खत्म हो गई। कुछ मेडिसिन की समस्याएं थी जो शॉर्ट हो रही थी, वो ये रहा मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में चर्चा रही कि ये जो शॉर्ट मेडिसिन हैं जो शॉर्ट हो रही हैं वो हमारे CMO लेवल पर उसकी सप्लाई हो। तो हाथ का सभी CMOs को ऑर्डर हो गए थे कि जो शॉर्टेज है वो आप अपने अकाउंट से अपने हिसाब से देंगे, और इस वजह से ये समस्या भी हल हो गई। तो वो पीरियड भी मेरे प्रेसिडेंटशिप में रहा, क्योंकि मैं 21-22 में रहा, और जब भी हमारा कोविड आया था 20-21-22। तो इस वर्क के लिए मुझे पूरे, क्योंकि मैं स्टेट में था तो हेडक्वार्टर जो नेशनल लेवल पर भी था, मैं प्रेसिडेंट था, तो नेशनल लेवल पर मुझे बेस्ट उत्तर प्रदेश का बेस्ट प्रेसिडेंट था ही, उसके साथ पूरे नेशनल लेवल पर भी मुझे बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला, जो कि पटना में मुझे मिला। और पटना में उस समय नीतीश जी थे मुख्यमंत्री, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सजानंद प्रसाद सिंह, उनके द्वारा मुझे बेस्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया मुझे पटना में मिला। सर, एक और मिथ है हमारे लोगों के बीच में कि सर जो महंगी फीस वाले डॉक्टर्स हैं उनसे इलाज अच्छा मिलेगा, और जो
कम अमाउंट में आपको अच्छा इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, लोग आजकल उनके पास जाने से कतराने लगे। ये आपको मैं इंटरनेशनल लेवल पे आपको बता रहा हूँ कि जब आप बीमार हुए फर्स्ट टाइम तो वर्ल्ड वाइज वो सीधे सुपर स्पेशलिस्ट पे नहीं जाते, अपने फैमिली फिजिशियन पर जाते हैं। चाहे वो लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पहले वो अपनी फैमिली डॉक्टर्स के पास जाते हैं। वो फैमिली डॉक्टर उनकी डायग्नोसिस बनाता है। फैमिली डॉक्टर जिसे आप कहते हो कि बहुत महंगे, फैमिली डॉक्टर महंगा नहीं होता, तो वो उनके पास जाते हैं, वो उस लेवल पे अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर वो डायग्नोसिस उस लेवल पर फैमिली फिजिशियन से कंट्रोल होता है तो वो उस लेवल पर ही, और गवर्नमेंट भी बिना फैमिली डॉक्टर के रेफरेंस से नहीं देखती। फैमिली डॉक्टर्स का मतलब जो एक आपके पास बैठा है। तो इसलिए ये कंसेप्ट है ही कि फैमिली डॉक्टर के पास, महंगी का मतलब यह है आपका कि सुपर स्पेशलिटी। सुपर स्पेशलिटी पे तब आप जाएं जब आपको वो सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी की आपको जरूरत हो। आपको अगर सुपर स्पेशलिटी की जरूरत नहीं है तो आपको अननेसेसरी पैसा ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सर, ये पता कैसे चले कि आप, मतलब लोगों को कैसे ऐसे अंदाजा हो, जैसे हमारी आम जनता है जो इतनी ज्यादा अपडेटेड अभी नहीं हुई है, वो कैसे पता करे कि वो उनकी बीमारी नॉर्मली ठीक हो जाएगी या उन्हें स्पेशलिटी के पास जाने की जरूरत है? बिल्कुल सही करा, आप सही पूछा ये क्वेश्चन। मैंने आपको कहा कि फैमिली फिजिशियन क्वालिफाइड, आजकल हमारे हिंदुस्तान के अंदर अनक्वालिफाइड भी जगह जगह हैं। हमने नागरिकों को कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। शुरू में जो मैंने कहा कि फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो वो भी क्वालिफाइड हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, जिसे आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा सस्ता इलाज उस लेवल पर मिल जाता है। जहां उस लेवल पर अगर वो डायग्नोसिस के हिसाब से अगर वो ठीक कर सकते हैं तो वो आपको सुविधा और सस्ते उसमें आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो इस, और दूसरी बात यह है, यही लेवल हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है कि वहां पर जो ओपीडी में जाते हैं तो सबसे पहले तो आपकी ये कि आपको क्या जरूरत है, क्या डायग्नोसिस है, देन सुपर स्पेशलिटी के बाद यहाँ आपने देखा होगा LRR में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अलग है जी। ये नहीं कि आप सीधे सुपर स्पेशलिटी भीड़ लगा लेंगे। तो इसलिए अगर आप तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे तो महंगा ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में तो नहीं है। सर, हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे, उनके छोटे छोटे सवाल हैं जो मैं इकट्ठा करके लाई हूँ। सर, लीवर को अपने सही कैसे रखें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लीवर आपके बॉडी के अंदर पावर स्टेशन है। लीवर अगर हेल्दी है तो आप भी हेल्दी हैं। तो इसलिए लीवर की सुरक्षा का है या उसका ध्यान रखना। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो चीज हम लेते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल, आंतों से जो भी खाना है वो लीवर के थ्रू जाता है। अगर आप गलत खाना खा रहे हैं या गलत चीज पी रहे हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो जो खाना खा रहे हैं वो अडल्टरेटेड हो, उसमें शुद्धता ना हो, तो वो हमारे लीवर को खराब करता है। अगर लीवर खराब हो गया तो आपकी एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पावर, मैंने पहले बता चुका, पावर स्टेशन है। तो इसलिए अगर लीवर को ठीक रखना है तो इनटेक, यानी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये बड़े ध्यान की बात है। बहुत अच्छे सर। सर, एक और टॉपिक है जो हमेशा आजकल ट्रेंडिंग में रहता है, गट हेल्थ। लोग इसे बहुत सर्च करते हैं, इसके बारे में सर बताएंगे? मैंने गट के लिए भी बताया, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं वो गट में जाएगा, उसके बाद लीवर में जाएगा। तो गट के लिए भी, जैसे वाटर पॉल्यूशन, पानी आप कैसा पी रहे हैं, पानी अगर पॉल्यूटेड है तो आपके आंतों को इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस करेगा। गलत खाने का मतलब अडल्टरेटेड फूड, उसके अंदर आपका तेल हो, चाहे मसाले हो, उसके अंदर अगर सही नहीं है तो आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाएगा। तो आंतों को अच्छा रखने के लिए आपका पानी, आपका खाना शुद्ध होना चाहिए। सर, वजन बढ़ने के साथ कौन कौन सी बीमारियां शरीर में आ जाती हैं? वजन जो बढ़ना होता है दो तरीके के हैं। एक तो अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, उसके अंदर उसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। और आजकल जो है हमारे नागरिक, हमारे जनता ओवर ईटिंग, अपनी जीभ की वजह से ओवर ईटिंग करते हैं। मैदा, चीनी, ऐसी चीजें, ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उससे भी
हमारा वजन बढ़ता है, जिसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसके प्रति सजग हों। सर हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट के लिए है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड सॉल्ट्स, वाटर। तो इसके अंदर अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, हरी सब्जियां, अगर हम इसका प्रयोग ज्यादा करेंगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपकी भूख भी शांत रहेगी और आप एक्टिव रहेंगे। मैदा की चीज ज्यादा प्रयोग नहीं, कभी कभी की बात अलग है, मगर बेकरी का भी सामान ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और स्पेशली बर्गर, पिज्जा, जो बिल्कुल आपको टेस्ट तो देंगे मगर आपके बॉडी के अंदर फैट को बढ़ाएंगे। तो इसलिए इनका इस्तेमाल कभी कभी करें, रूटीन में नहीं। पर सर आजकल के बच्चे मानते ही नहीं है सर, ये जो हमारी जेनजी अल्फा, ये स्कूल से निकले और सर निकलते ही बाहर आइसक्रीम और ये पिज्जा, इन सब के स्टॉल्स लगे होते हैं, वो इंटेंशनली सर वहीं जाते हैं बिकॉज पता है उनको सेल कहाँ से मिलेगी। सर ये सबसे बच्चों को कैसे रोकें? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा ऐसा बर्निंग क्वेश्चन है आपका जी, कि बच्चों को हम कैसे रोकें। ये एक बहुत बड़ा इस समय चल रहा है, बहुत से इशू हैं समाज के अंदर। आपने तो डाइट के लिए ही कहा है, बहुत से इशू हैं, मगर एक शब्द आता है संस्कार। संस्कार हमेशा अपना दादा दादी, अपने माँ बाप के थ्रू मिलता है। अब बच्चों को एजुकेट करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर स्फेयर में। डाइट के विषय में भी आप बताएं, मैंने कहा नहीं, कभी कभी तो आप कर सकते हैं, बाकी उनको कि भाई ये खाना आपकी सेहत के लिए खराब होगा। मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं एक अलग तरीके से एक वो देता हूं कि बेटे अगर आपको सुंदर बनना है, आपको अच्छा बनना है, एक एप्पल, हरी सब्जियां ये जरूर खाया करें अगर सुंदर बनना है। क्योंकि मैं सुंदर बन जाऊंगी, हाँ मैं सुंदर बन जाऊंगा, वो अडॉप्ट करते हैं। तो मेरा यही है कि माँ बाप, दादा दादी वो उन बच्चों को संस्कार दें, उनको अवेयरनेस दें कि बच्चे हमारे ये सही है ये गलत है। सर आजकल हार्ट अटैक के केस बहुत बढ़ गए हैं, लोग सड़क पर चलते चलते हार्ट अटैक से ग्रसित हो जाते हैं, जिम में केसेस आजकल बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सर इसकी क्या वजह है? इसकी दो जो हमारे उसके अंदर है जेनेटिक है, जो पुश्तानी आती हैं बीमारियां, ये है कोलेस्ट्रॉल, जो आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर की बीमारी है। अगर उस फैमिली के अंदर ये हिस्ट्री है तो उसके लिए चेकिंग करते रहनी चाहिए। उसके लिए उस फैमिली के बच्चों को भी ट्रेन करना चाहिए कि भाई आप अगर ऐसा करेंगे, यानी कि आपकी फैट ज्यादा लेंगे या आप शुगर ज्यादा लेंगे तो आपको ये परेशानी हो सकती है। दैट इज जेनेटिक। तो जिसके अंदर जीन्स हैं वो उसको आपको वो करना, उसको हमें बैलेंस करके लेने के लिए चलना है। फैमिली की वेल्थ, फैमिली के इश्यूज के साथ साथ बीमारियां भी गिफ्ट में मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत वो है, ये तो मॉडर्न साइंस है। ये जो हमारा डीएनए है जी, आपने देखा होगा कि आपकी औलाद या तो पापा से मिलती होगी या बेटी से, मम्मी से मिलती होगी, अपने दादा से, हाइट भी, ये सब हमारे जीन्स का वो है, डीएनए का। तो ये तो जेनेटिक चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। इसी तरह जो अच्छी चीजें हैं कभी कभी ये खराब चीजें भी एक पीढ़ी से दूसरी में चली जाती है। सर अभी एक रीसेंट का केस आया था जिसमें महाराष्ट्र मुंबई में एक कोई सब पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक लेडी डॉक्टर्स पर हाथ छोड़ दिया था। इसकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। सर ऐसे केसेस यहाँ दिल्ली एनसीआर में, मेरठ में, हर जगह पर सर ऐसे केसेस आजकल बहुत सामने आने लगे हैं कि जो रिस्पेक्ट है डॉक्टर की, सर ये पेशेंट्स इतने हाइपर हो जाते हैं कि वो डॉक्टर्स के साथ ऐसे करने पर उतारू हो गए हैं। अब क्रिटिकल केसेस के अंदर एक्सीडेंट होकर के आया, ब्रेन इंजरी हुई है, डॉक्टर्स को पता है क्या हो रहा है, सब कुछ करता है, मगर उस पीरियड के अंदर ब्रेन हेमरेज होने के बाद डेथ भी हो जाती है। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से गवर्नमेंट ने इस चीज को बनाया है। एक जब ऐसे केसेस होते हैं तो गवर्नमेंट लेवल पर भी सीएमओ के अंडर एक कमेटी बनी, ये हमारा लॉ है कि ये कमेटी बनती है कि नेग्लिजेंस डॉक्टर की ये एक्चुअल है। सर आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में जो एआई है वो हर क्षेत्र में कवर कर रहा है, तो क्या वो डॉक्टर्स का स्थान भी ले सकता है? ऐसा है, एआई
ये वास्तव में एक वरदान है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए। मैंने बताया कि पहले डॉक्टर अभी बता के चुका हूँ, पहले हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, अल्ट्रासाउंड नहीं था, सीटी नहीं थे, स्कैनिंग नहीं थी, रोबोट नहीं थे, पहले नहीं थे, मगर आज रोबोट भी आ गए। रोबोट से जरूर नहीं है वो डॉक्टर उस ओटी में रहे, वो दूसरी जगह पे कंप्यूटर के आगे रहेगा और वो दूसरी जगह वो ऑपरेट कर देता है बाई रोबोट, सर्जरी कराती है। ये टेक्निक तो अब तक आ चुकी है। एआई इस मेडिकल क्षेत्र में कितना योगदान देगी ये समय बताएगा। सर अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जो मैंने सोशल मीडिया से सर्च करके निकाले हैं हमारे जेनजीज की तरफ से। सर पहले जेनजी का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है उनकी तरफ से। सर जब दिल टूटता है और जब हार्ट अटैक आता है तो ज्यादा दर्द किस में होता है? दर्द दोनों में होता है, वो मेंटली पेन है और वो फिजिकली पेन है। हार्ट के अंदर एंजाइना होता है, बहुत सीवियर पेन होता है एंजाइना का, और कुछ हार्ट अटैक्स विदाउट पेन भी होते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें दर्द ही नहीं होता, आदमी मर जाता है। आपने देखा बाथरूम में क्या डेथ हो। एक में बहुत सीवियर पेन होता है जिसे एंजाइना कहते हैं, बहुत समय तक वो लेता है तो बहुत दर्द होता है। और जो आपने कहा जब दिल टूटता है तब दर्द ज्यादा होता है या दिल के लिए ज्यादा होता है? जी जब दिल टूटता है तो हो सकता है दिल बाद में ठीक हो जाए, मगर जब हार्ट अटैक होता है तो बहुत मुश्किल से जीता है। जी 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 सर इसमें आपको जवाब सिर्फ सच या मिथ में देने हैं, कोशिश करनी है, ठीक है सर? सर ठंडे पानी से नहाने से हार्ट अटैक आ जाता है? नो। सर नॉनवेज खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है? कुछ मीट हैं जो फैट बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। जी जी सर। सर बुरी खबर सुनने से हार्ट अटैक आ जाता है? नो डाउट आएगा, अगर मानसिक स्थिति आपकी खराब हुई है तो। जी सर पतले लोगों को कम बीमारियां होती हैं? बहुत सही कहा आपने, पतले आदमी को कम ही बीमारी होती है। जी सर परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो मुझे भी कोई बीमारी नहीं होगी? बहुत सही है, क्योंकि जेनेटिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है। अगर उन्हें परिवार में बीमारी नहीं है तो वो ज्यादा जिएगी। जी सर। सर पिज्जा बर्गर और मैदे से बनी चीजें खाने की वजह से पीसीओडी और पीसीओएस होता है? बिल्कुल। जी सर। सर सिगरेट पीने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? 100%। सर ऑफिस में जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है? अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी, आपका दिल, आपका दिमाग दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। जी सर डायबिटीज के लोग अगर दिन में मीठा खाएं तो मीठा से कोई नुकसान नहीं होता है? मीठा 24 घंटे के अंदर खाएंगे आप तो हेल्थ खराब ही होगी, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। जी सर। औरतों को सर आदमियों के मुकाबले कम बीमारियां होती हैं? स्पेशली अगर हम ये कहें हार्ट के लिए तो ये मैं मानूंगा कि लेडीज को हार्ट की बीमारी जेंट्स के सापेक्ष कम होती हैं, बाकी इन्फेक्टेड बीमारियां बराबर। जी सर। कच्चा लहसुन सुबह सुबह खाना सेहत के लिए अच्छा होता है? बहुत सही है। सर के समय में सर जो डाइट चार्ट है वो हमारे ब्लड ग्रुप प्लस हमारे डीएनए के अकॉर्डिंग होना चाहिए? डाइट चार्ट ये जो मैंने पहले भी बताया था कि डाइट बैलेंस होनी चाहिए, उसके अंदर ज्यादा मैदा, चीनी और फैट ये कम होने चाहिए ताकि आप ओवरवेट ना हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़े ना। सर आज के समय में भी आप बहुत मिनिमम फीस में बहुत अच्छा इलाज देते हैं, सर इसके पीछे आपकी क्या सोच है? ऐसा है, मैंने आपको बताया कि मैं एक साधारण परिवार का बेटा था। जब मेरे पिताजी ने मुझसे, मैंने अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उन्होंने यही पूछा था डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? तो मेरा यही था कि मैं अपनी सेवाएं अपने समाज को देना चाहता हूँ डॉक्टर बन करके। तब उन्होंने मुझे कहा था बहुत अच्छा है बेटा, प्रोफेशन के साथ साथ समाज की सेवा भी होती है। तो जीवन में यही एक
पिताजी का जो मेरा था सपना वो लेकर के चला, वो भी आज मेरा यही उद्देश्य है कि डॉक्टर का मेरा होना कि समाज की हेल्थ को, समाज के लिए अपने कार्य करता रहूं, पैसे को महत्व नहीं दिया। हमें अपने सीक्रेट सोर्सेस से पता चला है कि आप क्या कहते हैं सर उसे, ट्रांसप्लांट की परमिशन की जो कमेटी है सर, उसमें आप सदस्य हैं। ऐसा इसको जिस समय ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है, हर वेस्ट यूपी में और सभी सब पूरे इंडिया में बनी हुई है इस तरीके से, मगर यूपी के अंदर, वेस्ट यूपी के अंदर, कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर है उसके अंदर कोई जबरदस्ती ना हो, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता हो या पैसे लेन देन ना हो, पैसे का लेन देन ना हो, उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई सीएमओ के अंडर। पहले डीएम के अंडर थी, डीएम के आज से 5-6 साल पहले डीएम के अंडर थी, मगर अब डीएम बिजी थे तो अब सीएमओ के अंडर है ये। तो इसके अंदर गुर्दा हुआ, लीवर हुई या कोई भी ऑर्गन किसी का खराब होता है, उसे ट्रांसप्लांट करना होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई जो सीएमओ के अंडर था, उसका एक मेंबर हूं मैं। इसके अंदर ज्यादातर गुर्दे आजकल हो रहा है कि गुर्दे खराब हो गए हैं, तो उसके अंदर ट्रांसप्लांट होकर के जीवन मिल जाता है, तो उसका मैं मेंबर हूं। और उसके अंदर हम ये निश्चित करते हैं कि ये उनकी फैमिली के अंदर ही हो, उसमें पैसे का लेन देन ना हो या डरा धमका करके उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराएं। सर मेरा एक और सवाल है, और ये मेरा अंतिम सवाल है और पर्सनल सवाल है मेरा। सर आप, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, आप ज्यादा वक्त अपने पेशेंट को देते हैं, ऐसे वक्त में जो आपकी बैकबोन है, आपके घर को पूरा संभालती है, आपकी होम मिनिस्टर, सर उनका कितना? मेरी वाइफ जी बीएड एमएड है, उसको उस समय लेक्चरशिप का भी ऑफर था, मगर उन्होंने हाउस वाइफ ही बनना पसंद करा। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी, हाउस वाइफ ही बनना पसंद किया। मेरे एक बेटा और बेटी बनी, बेटा हुई, उनकी पूरी केयर, एजुकेशन, हर चीज का ध्यान रखना वो उसका काम था। वो एजुकेटेड लेडी है, तो उसी की सेवा से आज मेरा परिवार पूर्ण रूप से पूर्ण है, सब एजुकेटेड है। मेरे एक बेटी है, वो भी डॉक्टर है, दामाद वो ऑर्थोपेडिक है, मेरी बेटी मेडिसिन में है स्पेशलिस्ट, मेरा बेटा यूरोलॉजी के अंदर टॉप मोस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, केजीएमसी से करा हुआ है, और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो भी टॉपर है, और वो क्रिटिकल केयर में है, लंदन से 2 साल करके वो अब देहरादून में सेटल है। तो ये मेरी पत्नी का ही योगदान है। जी सर। तो मतलब किसी भी घर की हम कहें तो बैकबोन है वो मैम है। मैम नहीं, माँ ही होती है, माँ ही होती है किसी भी घर की। पिता तो एक सपोर्टिंग होता है, माँ तो बैकबोन है घर की। मेरी माँ भी ऐसी थी, मेरी वाइफ भी ऐसी है, और मैं चाहता हूँ कि समाज के अंदर माँ को अपना दायित्व समझना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि माँ ही क्रिएटिव है, माँ ही सब परिवार को चलाने वाली है। किसी भी बच्चे के लिए उसकी पहली डॉक्टर, उसकी पहली शिक्षक, उसकी पहली मेंटोर उसकी माँ ही होती है। नहीं, मैंने बताया ना, तो माँ तो माँ है, माँ तो घर की बैकबोन है, उसी की बदौलत पूरा परिवार आगे बढ़ता है और उसका भविष्य परिवार का निखरता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया इसके लिए, धन्यवाद सर। आज आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो जो आप पूछना चाहें डॉक्टर से, डॉक्टर महेश बंसल से, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ बहुत जल्दी।